नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान भूमि के यूट्यूब चैनल पर। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अर्थात जेएसएससी के द्वारा जो पीजीटी के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित होने वाली है, उसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, ये तो जब तक पुराना प्रश्न पत्र नहीं देखा जाएगा तब तक इसकी जानकारी नहीं हो सकती है। और पुराने प्रश्न पत्र को देख करके प्रश्नों का ही आकलन केवल नहीं होता है, आकलन ये भी होता है कि हम किस विषय को पाठ्यक्रम में संलग्न किस पाठ्य बिंदु को किस स्तर से पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसी शैली को अपनाएं, इन सब चीज़ों का भी ज्ञान होता है। तो आज के इस सत्र में, इस सेशन में, इस वीडियो में मैं 2018 का प्रश्न पत्र अपना स्वयं का लेकर के आप सभी के पास में हूँ। और इस प्रश्न पत्र में हमारा उद्देश्य बस यही होगा कि प्रश्न से हम जाने कि हमें किस विषय को कितना पढ़ना है, किस स्तर तक पढ़ना है। क्योंकि अभी वर्तमान में पढ़ाई तो जारी है हम लोगों की, लेकिन जो पाठ्य बिंदु हो चुके हैं या जो होने वाले हैं, प्रश्न पत्र मेरे पास है, तो मैं तो जानता हूँ कितना मुझे पढ़ना है, किस स्तर मुझे पढ़ाना है, किस स्तर का पढ़ाना है। लेकिन ये प्रश्न पत्र जब आपके पास हो जाएगा, इस वीडियो को आप देख लेंगे, तो आप भी उस पुस्तक को पढ़ते समय इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे कि मुझे इस स्तर तक पढ़ना है। तो इस वीडियो में केवल प्रश्नों को देख करके हम लोग स्तर पता करेंगे, नहीं कि प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न को हल करने के लिए भी मैं एक वीडियो अलग से लेकर के आऊँगा। उसमें जब तक हम लोग का पाठ्यक्रम संपूर्ण रूप से पठित हो जाएगा, तब उस वीडियो को लाया जाएगा। तो अभी बस इतना लेकर के चला जाए कि आज के इस वीडियो से केवल प्रश्न पत्र में आए हुए प्रश्नों से हम अपने आने वाले परीक्षा के प्रश्नों का स्तर और पढ़ने वाले पाठ्य ग्रंथों के लिए रणनीति तैयार करें, यही इस वीडियो का उद्देश्य होगा। आइए प्रारंभ करते हैं। जो प्रश्न पत्र है 2018 का, उसके तरफ चलते हैं। देखिए, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2017 में है। अच्छा, ये परीक्षा चूंकि आयोजित हुई थी 18 में, इसलिए मैं 18 लिखा हूँ। फॉर्म भरा गया था 17 में। ठीक है, देखिए 8 मार्च टेस्ट डेट लिखा हुआ है, 8 मार्च को आयोजित हुई थी। यहाँ पर देखे होंगे मेरा नाम है यहाँ पर, ठीक है, नाम लिखा हो गया, कहाँ पर सेंटर पड़ा था, डेट, समय है, इत्यादि है। संस्कृत विषय का है। इससे तो आप आश्वस्त हो गए होंगे, विश्वस्त हो गए होंगे कि ये संस्कृत का वास्तविक पेपर है, कोई कृत्रिम पेपर नहीं है, नहीं मॉडल पेपर है। अब इसको देख करके आप आगे की तरफ जब बढ़ेंगे तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि किस तरह के प्रश्न आएंगे। प्रश्नों पर हम ज़्यादा समय तभी देंगे जिस प्रश्न को कुछ समझने का मौका देना होगा। नहीं तो एक काम करेंगे, जो प्रश्न सामान्य आए रहेंगे, मैं बस बोल दूंगा कि ये प्रश्न इस तरह का आया है, इतना पढ़ना पड़ेगा हमें, और यहाँ से ये प्रश्न आया है, इतना बता दूंगा। तो आप उन सभी विभिन्न ग्रंथों के भाग से भी परिचित हो जाएंगे कि कितना कहाँ कहाँ का पाठ्य पढ़ना है हमें। पहला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लिखा कि सीमंतोन्नयन संस्कार कस्मिन गर्भमासे करणीय। तो 16 संस्कारों को हमें पढ़ना है। आप देखेंगे पाठ्यक्रम भी मैं साथ में लेकर के बैठा हूं ताकि उस भाग को मैं बताता चलूं। यहाँ देखे होंगे प्राचीन भारतीय संस्कृति और दर्शन, इसमें लिखा है कि संस्कार, तो 16 संस्कारों का समय इत्यादि, किस समय वो किया जाता है, उस संस्कार के क्या महत्व है, इन सब चीज़ों को आपको जानना होगा, जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो 16 संस्कार में एक सीमंतोन्नयन संस्कार भी है, वो कब किया जाता है उसके बारे में हमें पढ़ना है, अर्थात 16 संस्कारों के बारे में पढ़ना है। इस प्रश्न से आपने क्या देखा, इसका उत्तर जानने की कोशिश अभी मत कीजिए, हो सकता है कि उत्तर मैं गलत लगाया हूँ, आप उस पर ज़्यादा ध्यान ना दीजिए। आप बस इतना जानने की कोशिश कीजिए कि हमें पढ़ना क्या है। तो इस प्रश्न से हमें पता लगा कि 16 संस्कारों का समय हमें पढ़ करके जाना है, उस संस्कार में क्या क्या होता है ये हमको पढ़ करके जाना है। तो पहला प्रश्न आपको देख लिए। दूसरा प्रश्न है कि शकुंतला किसके साथ पतिगृह को भेजी गई थी। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक को हम जब पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ विधिवत देखेंगे कि एक वृद्धा तापसी है, उनके साथ में कौरव के द्वारा विदाई की जाती है। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक से है। जो पाठ्य इतर पूछा होगा उस पर कुछ ज़्यादा ध्यान देना होगा, ये तो हमारे सिलेबस में है। तो चौथे अंक का ये प्रश्न है, बस मैं इतना ही बोल दूंगा तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पर मुझे पढ़ना है। फिर लिखा कीदृशम नरम ब्रह्मापि न रंजयितुम शक्नोति। किस प्रकार के आदमी को ब्रह्मा भी जो है कि समझाने में या मनोरंजन करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो ये नीति शतक का विषय है। नीति शतक में जो पाठ्य के श्लोक हैं आप देखे होंगे, नीति शतक श्लोक से 1 से 10 तक आपको पढ़ना होगा। 1 से 10 में भी ये आपको
मिल जाएगा, मतलब कि सिलेबस के बाहर का चीज़ नहीं है। संस्कृत साहित्य में जो सामान्य परिचय वाले ग्रंथ है उसमें एक मेघदूत भी शामिल है, उसमें काव्य की विधा पूछा है, अर्थात सभी काव्यों के जो भी काव्य आपके पाठ्यक्रम में हैं उनके विधा, नायक इत्यादि ये सब कहाँ से मिलेगा। ऐसा सारे का सारा क्वेश्चन जो है कि आपको मेरे दूसरे दिन का जो वीडियो है पाठ्य में संलग्न ग्रंथों का या पाठ्यक्रम के ग्रंथों का सामान्य परिचय, वहाँ से आपको मिल जाएगा, संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी एक एक ग्रंथों की। और तो विशेष रूप से हम लोग वीडियो को देख ही रहे हैं, तो यहाँ पर उस प्रकार के प्रश्न जो है उसी से मिलेगा इस प्रकार का प्रश्न। फिर आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप क्या है, या ये आपको बता दूं। देखिए भाषा विज्ञान की भी हमें जानकारी रखनी है। ये कहाँ से पता चला है कि जानकारी रखनी है, तो पहला सबसे बिंदु है कि संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास। उसमें लिखा है कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का सामान्य रूपरेखा और भारोपीय से लेकर मध्यकालीन तक, उस समय आपको पता चल जाएगा कि आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप क्या है, सबसे पहले कहाँ देखने को मिला था। तो ये पहले पॉइंट में आपको पढ़ना है, लेकिन किसी पुस्तक में आपको ये आसानी से मिलने वाला नहीं है। तो इसका संकलन मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, जहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न होंगे, इस प्रकार का तथ्य होगा, जिस तथ्य को पढ़ करके आप मजबूती अपने तैयारी को दे सकेंगे। ये देखिए आ गया, क्व सूर्य प्रभो वंश इत्युक्ति कस्मिन् ग्रंथे, कहाँ गया, क्व सूर्य प्रभो वंश इत्युक्ति कस्मिन् ग्रंथे उपलभ्यते, किस ग्रंथ में उपलब्ध होता है। तो ये रघुवंश महाकाव्य का सामान्य परिचय तो आपको पढ़ना है, लेकिन विशिष्ट अध्ययन नहीं करना है। फिर यह श्लोक कैसे आ गया, तो ये बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति है। प्रसिद्ध उक्ति अर्थात कह सकते हैं कि ये सूक्ति है या प्रसिद्ध कथन है, इसको आपको सामान्य परिचय में शामिल करना होगा। मैं शामिल करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ हर जगह। फिर पातुम न प्रथमम व्यवस्थिति जलम युष्मासु पीते सुया, ये कहाँ का है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक आपको पढ़ना है, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये जहाँ पर विशेष रहेगा मैं जोड़ देकर बता दूंगा, लेकिन जो सामान्य है, जो पाठ्यक्रम में आसानी से मिल जाने वाला है, वो आपको मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, केवल पाठ्य ग्रंथ सिलेबस में अंकित कर दूंगा कि यहाँ पर ये चीज़ है। अब ये चीज़ आपको मिल गया, जो अर्घ्या कति भवंती, इसको देखना है कि अर्घ कितने होते हैं। अब ये कहाँ का प्रश्न आ गया, तो प्राचीन भारतीय संस्कृति और दर्शन में आप इसको पाएंगे। ये दो जगह मिल जाता है। एक तो आप संस्कार में विवाह संस्कार होता है, उसमें भी अर्घ्य की जानकारी है, ठीक है, और उसी संस्कार में आपको अर्घ्य की जानकारी मिल जाएगा। नहीं तो अर्घ्य के प्रकार जो है, कितने कहाँ पर कितने अर्घ्य दिया जाता है, उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो ये षडर्घ्य जो है मिलता है, ये सही है, विकल्प जो लगा हुआ है कर सही, अधिकांश सही होगा, क्योंकि मैं तो बता ही दिया था आपको वीडियो में कि मेरे पुराने प्रश्न पिछले बार में मेरा कितना सही था कि मैं चयन हो पाया। तो अर्घ्य की जानकारी आपको मिल जाएगी कि अर्घ्य कितना किस देवता को दिया जाता है, किस प्रकार से दिया जाता है, ये सब आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर लिखा यौवनारंभे च प्राय शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला कालुष्य मुपयाति बुद्धि, सुकनासोपदेश हमें पढ़ना है, वहीं से प्रश्न लिया गया है। कादम्बरी ग्रंथ का लेखक कौन है, आप पहले वीडियो में जाकर के देखिए, पाठ्यक्रम के ग्रंथों का परिचय वहाँ पर मिल जाएगा। ये सब आपके पाठ्यक्रम में है, पाठ्यक्रम से इतर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन व्यवस्थित तरीका से जो पाठ्य सामग्री हमें प्राप्त होती है, उस सामग्री में है कि नहीं है। उस सामग्री में है तो बहुत ईजी है, नहीं तो थोड़ा सा कठिन है। उसके लिए मटेरियल मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। इंद्रियभ्यः पराह्यर्था इत्यादि मंत्र प्रबलतम का कठोपनिषद का मंत्र है, और ये मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया हूँ, बस इसके बाद मैं डाल दूंगा। अध्ययन अध्यापन यजन याजन इत्यादि श्लोके न मनुस्मृतौ कस्य कर्तव्यम विहितम। अब इस प्रश्न को आपको ध्यान देना है, ये कहाँ, इसमें मनुस्मृति में किसका कर्तव्य कहा गया है। अब बात ये है कि जब मनुस्मृति हमें पढ़ना ही नहीं है, तो ये प्रश्न आया कैसे। तो क्या ये संस्कृत भाषा के उद्भव और विकास में शामिल होगा, नहीं। संस्कृत साहित्य के इतिहास का साधारण ज्ञान में शामिल होगा, नहीं, उसमें भी शामिल नहीं होगा। तो फिर कहाँ पर शामिल होगा, प्राचीन भारतीय संस्कृति में ये शामिल हो जाएगा कि हमारी स्मृतियों में क्या क्या मुख्य बातें हैं, तो उसमें यह शामिल हो जाएगा। वहाँ पर इस तरह के कुछ मैटर में जो अत्यधिक प्रसिद्ध है स्मृतियों में, वो सब बता दूंगा। बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है, जो एकदम प्रसिद्ध है स्मृतियों में, उसको प्राचीन भारतीय संस्कृति के अंतर्गत हम लोग पढ़ लेंगे।
मृच्छकटिकम का नायक कौन है? मृच्छकटिकम सामान्य परिचय में पढ़ लेंगे। अतिथि सेवा किस यज्ञ में किया जाता है? तो ये पंच महायज्ञ जो है ना, पंच महायज्ञ, ये भी प्राचीन भारतीय संस्कृति में शामिल हो जाएगा। उसमें पंच महायज्ञ में हम लोग इसको पढ़ लेंगे। फिर किरातार्जुनीयम का है अबंध कोपस्य विहंतुरापदाम भवंति वस्या स्वयमेव देहिनः। किरातार्जुनीयम पढ़ना है, ये भी कोई चिंतनीय नहीं है। किम महाकाव्यम विद्वद्भ्य औषधम मन्यते। तो देखिए नैषधीय चरितम का हम लोगों को पढ़ना है, सामान्य परिचय उसके बारे में कहा गया है कि ये तो विद्वानों की औषधि है, तो सामान्य परिचय में ये हम लोग प्राप्त कर जाएंगे। बुद्ध चरित्र का क्या काव्य विधा है? बुद्ध चरित्र क्या है? तो महाकाव्य है, ये भी पढ़ चुके हैं। सुकनास किसके मंत्री हैं? ये कादम्बरी के सामान्य परिचय में पढ़ेंगे। सांख्य मत में कितने तत्व होते हैं? तो भारतीय दर्शन हम लोगों को पढ़ना है। प्राचीन भारतीय संस्कृति और दर्शन में उसमें जो है कि उनके संस्थापक आचार्य, प्रमाणों की संख्या, तत्वों की संख्या, ये सब देख लेंगे। आस्तिक है कि नास्तिक है, इन सब चीज़ों को देखेंगे। स्वप्न वासुदत्तक नाटक हम लोग पढ़े परिचय, उसमें नायक कौन है ये पूछा है। प्रबोध चंद्रोदय क्या है? प्रतीक नाटक है, गीति काव्य है, चंपू काव्य, खंड काव्य है, ये हमें पढ़ना है। इसका सामान्य परिचय तो ये पढ़ेंगे। आपको मैं एक बात बहुत जोर देकर कह दूँ अपने तरफ से कि आप पाठ्यक्रम के ग्रंथों का सामान्य परिचय वाला वीडियो देखिए, और मैं दावे के साथ मैं बताया था ना कि 40 से 42 प्रश्न आए थे, तो इसमें देखिएगा कि 40 से 42 प्रश्न उससे फंस रहे हैं कि नहीं फंस रहे हैं। आपको मिल जाएंगे निश्चित रूप से 40 प्लस प्रश्न इसमें। फिर है कि महासेन की दुहिता शिष्या देवी चमय प्रिया इति पद्यम कह कथयति। ये स्वप्नवासव दत्तम का 6ठे अंक का है ये पद्य। तो हम लोग जब 6ठे अंक पढ़ेंगे तो आपको पद्य मिलेगा, घबराने की बात यहाँ पर भी नहीं है। संस्कृत किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ये हम लोग को जब भाषा विज्ञान पढ़ेंगे वहाँ पर देखने को मिलेगा। शिशुपाल वध में कितने महासर्ग है? शिशुपाल वध में महाकाव्य में कितने सर्ग है? ठीक है, तो ये भी सामान्य परिचय का विषय है। वेद अविनाशिनम नित्यम य एनम अजमव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयन्ति हन्ति किम। अब ये कहाँ मिलेगा? ये आपको श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना है और उसी के पाठांश में ये सम्मिलित है। तो ये भी बहुत बार का क्षेत्र चीज़ नहीं है। और ये उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत कठोपनिषद का है। ये बस पंक्ति उठा करके ही पूछ दिया है। और ये पंक्ति जब 8 श्लोक 10 श्लोक हमें पढ़ना है, हमारे पाठ्यक्रम में 8 श्लोक 10 श्लोक पढ़ने हैं, तो वो श्लोक तो हमें याद हो जाएंगे और याद होना शुरू हो गए होंगे। तो बहुत ज़्यादा इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, बस पढ़े रहेंगे तो आप बता देंगे। हस्तचरितम क्या है, आख्यायिका है, कथा है, क्या है, ये आप पहले वीडियो में देख लीजिए। पाठ्यक्रम के ग्रंथों का सामान्य परिचय यहाँ सब कुछ ये सब उसमें मिल जाएगा। एस सर्वेषु भूतेषु इत्यादि मंत्र एस पदे न कह वाच्य, तो ये भी आपको आपके पाठ्यक्रम में संलग्न है, ये मिल जाएगा। इसमें श्रीमद् भगवद गीता में ही मिल जाएगा, या कठोपनिषद का होगा। ठीक है, महायज्ञ कितने हैं? तो 5 महायज्ञ हैं, ये हमें पढ़ना है और ये प्राचीन भारतीय संस्कृति में पढ़ लेंगे। फिर है प्रदीप सर्व विद्यानाम उपाय सर्वकर्मणाम, ये आपको इसमें मिलेगा। कौटिल्य अर्थशास्त्र का प्रथम अधिकरण का प्रथम जो प्रकरण का 2वां अध्याय है वहाँ पर ही मिलेगा। फिर अभिज्ञान शाकुंतलम के 4थे अंक में अर्थो ही कन्या परकीय एव, ये वाला प्रश्न मिलेगा। स्वप्नवासव दत्तम के नाटक में कितने अंक है? स्वप्नवासव दत्तम के सामान्य परिचय में मिलेगा और ये सब मेरे वीडियो में भी है। मुद्रा राक्षस नाटक का मुख्य रस क्या है? ये भी आपको मिल जाएगा। और 10 कुमार चरित्र का मूल ग्रंथ में कितने राजाओं का वर्णन है? ये 10 कुमार चरितम के सामान्य परिचय में मिल जाएगा। अधोलिखितासु भाषासु का भारोपीय परिवार से शतम वर्ग से भाषा नास्ति। भारोपीय परिवार की 2 विभक्ति जब की जाती है, कैंटुम और शतम, उसमें भाषाओं का वर्गीकरण किया जाता है, तो वहाँ पर ये मैटर आपको मिलेगा। प्रबोध चंद्रोदय के रचयिता कौन है? बहुत आसान ये सब प्रश्न है। अथो नरेंद्र सुतमागताश्रु, ये भी हम सभी पढ़ चुके हैं। जहाँ पर गच्छ किसको कहा जाता है, आप बुद्ध चरितम के अंक में जो 3य अंक जो श्लोक है वहाँ पर इसको पा सकते हैं। 3य अंक नहीं, बुद्ध चरितम में आपको तो 3य सर्ग के 1 से 10 श्लोक पढ़ने हैं। सुकनास के द्वारा किसको उपदेश दिया गया, ये पूछा गया है। तो ये कादम्बरी सुकनासोपदेश का प्रश्न हो गया।
ये रघुवंश महाकाव्य का मंगलाचरण हो गया। मंगलाचरण पूछा तो मंगलाचरण हम तो सभी को याद कर ही रहे हैं। मार्गम प्रपेदे सदृशानुयात्रश्चंदः सनक्षत्र इवांतरिक्षम इति श्लोकान से कह चंद्र इव शोभते स्म। ये बुद्ध चरितम के आप श्लोक में देखे होंगे, जब हम लोग व्याख्या पढ़ रहे थे तो पूछा है कि इसमें कौन चंद्रमा के जैसे शोभित होता है। एक नीति शतक की विधा क्या है ये पूछा है, तो सामान्य परिचय में हम लोग देखेंगे भी, और पहले वीडियो में आपको ये मिल भी जाएगा। संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप क्या है, ये भाषा विज्ञान का प्रश्न है, इसको पढ़ना है, भाषा विज्ञान में मिलेगा। प्रश्नों को देख करके मैं अपने तरफ से कुछ बातें रखता हूँ, आप अपने तरफ से कुछ समझने की कोशिश कीजिए कि इसको मैं कहाँ से पढ़ूंगा, कहाँ से पढ़ूंगी, इस तरह का विचार अपने मन में उत्पन्न कीजिए और एक रणनीति बनाते चलिए कि वो इतना छूट रहा है, इतना पढ़ना है, इस तरह का मुझे मटेरियल और संकलन करना होगा। इन सब चीज़ों को आप अपने आंतरिक मन में बनाएंगे तो दिन रात बेचैन हो जाएंगे, तड़प उठेंगे पढ़ने के लिए कि ये चीज़ छूटा हुआ है, छूटने नहीं देना है कुछ भी। 150 प्रश्नों की तैयारी करेंगे तो आप वहाँ पर जाके 147, 48 कर पाएंगे, 46 कर पाएंगे, इस प्रकार से करेंगे और फिर सिलेक्शन के लिए निश्चिंत रहेंगे। फिर पूछा कि किस काव्य के आदौ हिमालय का वर्णन है। सबसे पहले वर्णन, हिमालय का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है, ये तो कुमार संभव का आपको मंगलाचरण में मिलेगा, और मंगलाचरण में जब मिलेगा तो मंगलाचरण तो हमको पढ़ना पड़ेगा, मंगलाचरण को अर्थ सहित पढ़ना पड़ेगा, तो इतना आपको ध्यान रखना है। फिर प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में निम्नलिखित में कौन ग्रंथ लिखा गया। भारतीय भाषाओं को प्राचीन जब रूप देखते हैं तो उसमें जो आर्य भाषा का प्राचीन रूप है तो कौन सा ग्रंथ लिखा गया, तो ऋग्वेद है, क्योंकि सौंदरानंद महाकाव्य बाद में लिखे गए, किरातार्जुनीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, तो ये सब आधुनिक संस्कृत बाद के, उसके प्राचीन के बाद, ऋग्वेद के बाद के ग्रंथ हैं। तो वो भी प्राचीन भारतीय आर्य वैदिक भाषा में नहीं है, लौकिक भाषा में ये सब काव्य हैं। वरम विरोधोपि समम महात्मा भी किरातार्जुनीयम हमें पढ़ना है, पूरा अंक पढ़ना है, उसमें से एक सूक्ति है, ये तो भारवी कवि के द्वारा लिखी हुई ये सूक्ति है। इससे आकलन लगता है कि हमें सूक्तियों पर विशेष फोकस करना है। हर चरित्र ग्रंथ में कितने उच्छ्वास हैं, अर्थात उच्छ्वासों की संख्या भी हमें याद करनी होगी सामान्य परिचय में। और बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो सारणी मैं दिया हूं टेलीग्राम टेलीग्राम ग्रुप में जो मैं चार्ट भेजा हूं उसको देखिए, पहले वीडियो को देखिए जिसमें प्राचीन ग्रंथों का सामान्य परिचय। अब मैं नहीं बोलूँगा इस बात को, बस बोल दिया, मैं बोल दूंगा फर्स्ट वीडियो, तो आप समझ लीजिएगा किसको बोल रहा हूँ। उसमें कितने उच्छ्वास है इसको आप देखिएगा, ठीक। उसके बाद है लोकमान्य तिलक के मत के अनुसार वेद का रचना काल क्या है। अब इस प्रश्न को आपको देखना होगा कि इस प्रश्न में हमें क्या देखना है। इस प्रश्न में आपको इस तरह से देखना है कि जब ये सिलेबस में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, सिलेबस में आपके लिए एक लिखा है संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास, उसमें भी ये शामिल हो सकता है, और प्राचीन भारतीय संस्कृति जो है उसमें भी शामिल हो सकता है, और संस्कृत साहित्य का इतिहास का साधारण ज्ञान, संस्कृत साहित्य कब से प्रारंभ होता है, तो इसमें ये मुख्य रूप से शामिल हो सकता है। ये वहीं से पूछा गया है कि वेद जो हैं संस्कृत के प्राचीन ग्रंथ हैं संस्कृत वाङ्मय के, तो इनका समय क्या रहा है, वहाँ पर आप ये सब आपको देखना है। मैं एक एक टॉपिक नोट कर चुका हूँ कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बना देना है। 150 प्रश्न है, 150 प्रश्नों का मैं वीडियो एकदम रख दूंगा। आप सब प्रश्न वहाँ से पा लेंगे, तो केवल प्रश्नों का वीडियो नहीं रहेगा, इस प्रश्न के आधार पर आने वाले जो अन्य प्रश्न हैं उसका भी वीडियो आपके पास में रहेगा। एक तो सिलेबस का वीडियो रहेगा, सिलेबस के अतिरिक्त भी जो कुछ बातें पूछी गई है जो सामने सिलेबस में शब्दशः देखने को लिए नहीं मिलती है, उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। फिर है काव्य प्रकाश इति ग्रंथस्य प्रणेता का, काव्य प्रकाश के ग्रंथ के प्रणेता, ये आपको संस्कृत साहित्य के इतिहास में पढ़ना है। फिर पाली भाषा किस भाषा से विकसित हुई है, भाषा विज्ञान में प्राचीन आर्य भाषा और मध्यकालीन आर्य भाषा जो है भारतीय आर्य भाषा, इसमें सभी अंश सम्मिलित है। या सृष्टि स्रष्टुराद्यावहति विधिहुतम, ये हम सभी पढ़े हैं, देखिए प्रश्न आया भी है कितना, कल बहुत ज़्यादा हम लोग इस पर फोकस करके पढ़े थे कि 8 प्रकार की मूर्ति का वर्णन है,
तो मंगलाचरण को विशेष रूप से अर्थ के दृष्टिकोण से मंगलाचरण को और नाटकों के भरतवाक्य को हमें देखना ही होगा, छोड़ने से काम नहीं चलने वाला है। ठीक, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो ये संस्कृत साहित्य का इतिहास है, और जिसमें एक चीज़ और भी है, साहित्य समीक्षा के प्रमुख सिद्धांत। तो साहित्य समीक्षा के 6 संप्रदाय जो हैं उसमें से अलंकार संप्रदाय भी है। उसके प्रवर्तक कौन है ये आप इस वीडियो में देख रहे हैं, अर्थात इस प्रश्न में देख रहे हैं। संस्कृत साहित्य के इतिहास में षड संप्रदायों को भी पढ़ना है, तो षड संप्रदाय का ये प्रश्न है। राजतरंगिणी इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो पाठ्यक्रम में जो ऊपर सामान्य परिचय सामान्य अध्ययन में 10 बिंदु है और उसके बाद नीचे 11 है। कुछ पुस्तक दोनों जगह पर है, इसलिए फिर 31 संख्या नहीं होती, कुछ कम हो जाती है। तो उन सभी के ग्रंथों का, ग्रंथकारों का वर्णन, समय इत्यादि, विभाजन, उसका विस्तार, सब चीज़ प्रथम वीडियो में है। जैन प्राकृत का काल क्या है? तो भाषाओं का काल भी आपको देखना होगा। ठीक, अब इसमें गलत भी हो सकता है। प्रशस्त विवाहे सुखः श्रेष्ठः, विवाह 8 प्रकार के पढ़ने हैं। जो प्राचीन भारतीय संस्कृति में विवाह भी एक संस्कार है, वहाँ पर आप इसको देखेंगे। उत्तर रामचरित तृतीय अंक का दृश्य कहाँ का है? तो कथासार जब पढ़ेंगे हम लोग तब हम लोग डिसाइड करेंगे कि कहाँ का है। मैं कहीं भी उत्तर बताने का कोशिश नहीं कर रहा हूँ। एक जगह प्रवाह में निकल भी जाए तो उसको आप इग्नोर कीजिए, बस आप वीडियो प्रश्न देख करके ये जानिए कि हमें किस स्तर तक जाना है, किस स्तर तक पढ़ना है। कठोपनिषद कठोपनिषद में किसका ज्ञान है? तो हम लोग सामान्य परिचय में ही देख दिए कि आत्म तत्व विवेचन है इसमें। तो कठोपनिषद के सामान्य परिचय का ये प्रश्न हुआ। फिर प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में कितने अंक है? बहुत ही सामान्य परिचय, एकदम सामान्य परिचय का ये प्रश्न हो गया। भगवान शिव जो है किस वेश को धारण करके, भगवान शिव कम वेशम धृत्वा, किस वेश को धारण करके अर्जुन के वीरता की परीक्षा लेते हैं, अर्जुन के साथ में युद्ध करते हैं? तो इस प्रकार का जो प्रश्न है ये कहाँ पर मिलेगा? किरातार्जुनीयम के सामान्य परिचय में प्रथम के अंक में ये सब कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता महाभारतस्य केन पर्वणा संबद्धा, श्रीमद् भगवद गीता का सामान्य परिचय आप पढ़े, हम सभी पढ़ चुके हैं, आप भी पढ़े होंगे, देख लीजिए, इसमें ये आपको मिल जाएगा। मैं इधर से बैठूँ, मैं उधर मुँह करके देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मैं तिरछा बैठा हूँ। ऐसे बैठा रहूँगा तो लगेगा वीडियो देखते समय कि हाँ मैं आप ही को बता रहा हूँ। 16 संस्कारों में पहला संस्कार कौन सा है ये पूछा है। तो आपको संस्कार पढ़ने ही हैं। कहाँ से पढ़ने हैं? प्राचीन भारतीय संस्कृति और दर्शन में आपको लिखा है वर्णाश्रम व्यवस्था, संस्कार और प्रमुख दार्शनिक प्रवृत्तियों पर विशेष बल दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो में मैं देख रहा हूँ कि हमारी फ़ोटो जो है कि यदि बड़ी भी हो जाए तो कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। तो मैं अपने आप को थोड़ा बड़ा कर लूँ, क्योंकि ऐसे सामान्य रूप से जब मैं पढ़ाता हूँ तब तो छोटा हो ही जाता हूँ, तो इसमें जब जगह मिला है तो थोड़ा बड़ा हो जाऊँ। प्रथम संस्कार मतलब 16 संस्कारों में हम लोग को ये बात देखने को मिलेगी। अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक कौन है? पहला वीडियो देखिए और उससे जो टेलीग्राम चैनल है उससे आप डाउनलोड कर लीजिए PDF को और उसको प्रिंट जरूर करा लीजिए। किरातार्जुनीयम का सूक्ति पूछा गया है, तो किरातार्जुनीयम पूरा अंक पढ़ना ही है। तो यह सूक्ति है किरातार्जुनीयम की, तो यहाँ पर भी हमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। कल ही सब वासुदत्तम के बारे में हम लोग पढ़े थे, उसमें घोषवती वीणा की चर्चा आई है। घोषवती वीणा वासुदत्ता को प्रिय थी। ये सब कथानक हम लोग पढ़ चुके हैं। न्याय मत में कितने प्रमाण है? ये प्रश्न कहाँ से पूछा है? तो यहाँ देखिए प्राचीन भारतीय संस्कृति और दर्शन, यहाँ से प्रश्न पूछा है कि न्याय मत कौन सा दर्शन कितना प्रमाण मानता है, कितने तत्व मानता है। ये हमें याद करना ही होगा किसी भी हाल में। सब सारा का सारा सारणी बना हुआ है, बस आप लगे रहिए। मैं तो सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार हूँ। 10 कुमार चरितम के रचयिता कौन है? ये बात पूछा इसमें है, तो सब पहले वीडियो में उपलब्ध है। न परिचयम रक्षति नाभिजनम इच्छते न रूपम आलोकयते न कूलक्रम अनुवर्तते न शीलम पश्यति न वैदग्धम गणयति इत्यादि वर्णनम किमधिकृत्य विहितम। ये सब वर्णन किसको अधिकृत करके या किसको आधार करके बोला गया है?
तो किरातार्जुन कादम्बरी में सुकनासोपदेश में लक्ष्मी के वर्णन में ये सब पढ़ना है और सुकनासोपदेश हमें पढ़ना है। तो सुकनासोपदेश जब पूरा पढ़ेंगे तो इसको हम लोग देख लेंगे। नैनम छिंदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावक इत्यादि श्लोके एनम इति पदस्य को अर्थः। यहाँ पर इसे ये श्लोक कहाँ से पढ़ना है हमको, तो गीता में पढ़ना है। जो गीता का हमें श्लोक लगे हुए हैं उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो ये भी बहुत आंतरिक चीज़ें हैं, बाहर की चीज़ें नहीं है। बाहर की चीज़ें वही है जो हमारे पाठ्यग्रंथ से बाहर पूछ दिया है, लेकिन है इम्पोर्टेंट, तो उसे आपको ध्यान देना है कि कहाँ से पूछा है। उत्तर रामचरितम में कितने अंक है, कितने अंक है, तो ये तो आप जानते ही होंगे, सामान्य परिचय प्रथम वीडियो, ठीक है। कितने आश्रम होते हैं, आश्रम हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति में या हमारे भारतीय संस्कृति में कितने प्रकार के आश्रम का वर्णन है, ये भी आप देखेंगे। औचित्य सिद्धांत की स्थापना किसके द्वारा की गई है। अब ये साहित्य संप्रदाय जो है ना, साहित्य संप्रदाय षड संप्रदाय, उसमें से अभी एक ऊपर पूछा था, देखिए षड संप्रदाय मतलब कि इतने छोटे से लाइन से 2 प्रश्न अभी तक मिल गए, हो सकता है कि आगे और मिल जाए। इतने महत्वपूर्ण बिंदु है ना कि छोटे से छोटे एक श्लोक से मैं आपको दिखाऊंगा 1-2 प्रश्न, जब हम लोग प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। एक श्लोक से 3 क्वेश्चन पूछा था और वही मेरा तीनों का तीनों प्रश्न गलत हो गया था। त्रिपिटक इति बौद्ध ग्रंथ कस्याम भाषायाम लिखित, ये जो बौद्ध ग्रंथ है उसके बारे में पूछ रहा है कि किस भाषा में है। तो ये कहाँ का प्रश्न हो सकता है, ये प्रश्न है आपका संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास में लिखा है ना कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का सामान्य रूपरेखा, तो वहाँ से ये पूछा है, ठीक। प्रच्छाद्य राज महिषीम नृपतेर हितार्थम कामम मया कृतमिदम हितमित्यवेक्ष, स्वप्नवासो दत्तम का 6ठा अंक पढ़ना है, जिसमें प्रसंग आएगा कि योगंधरायण बोलता है उदयन के सामने कि मैं इनको छिपा करके जो काम किया वो आपके हित के लिए ही किया था, इनको जला हुआ मृत्यु मान करके सब काम जो हुआ है, पद्मावती से विवाह, ये सब मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि कल हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। तो ये 6 अंक में श्लोक आपको मिल जाएगा, तो श्लोक कहीं का ही बाहर का नहीं है। संस्कार कितने होते हैं ये भी आपके पाठ्य का है, संस्कार और प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत लिखा हुआ है, वहाँ पर हम लोग इसको पढ़ेंगे। उत्तर रामचरितम के सामान्य परिचय में इसको पढ़ा जाएगा। पाली भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है, अर्थात भाषाओं का जब विकास पढ़ेंगे ना, किस भाषा से किस भाषा का विकास हुआ, किस क्रम से किस कालक क्रम से भाषाओं का विकास होते गया, ये जब हम सभी पढ़ेंगे वहाँ पर इसको देखेंगे। फिर बोधारो मत्सरग्रस्ता प्रभवस्मय दूषिता है, जो नीति शतक के 10 श्लोक पढ़ने हैं, उस 10 श्लोक में ये भी शामिल है, तो वहाँ पर ये श्लोक मिलेगा। इसके शब्द अर्थ और अन्वय व्याख्या सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ तो बहुत आसान पूछा है, केवल पूछा है कि ये श्लोक कहाँ पर है। तो ऐसे प्रश्न तो आप कर लेंगे, और केवल आप ही नहीं कर लेंगे, सब कोई कर लेगा। और जिस प्रश्न को सब कोई कर लेगा उस प्रश्न से सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन तो उस प्रश्न से होता है जिसको उतने ही लोग पर कर पाएँ जितने लोग का चयन होना है। तो आपको तो चयन होना है ना कि सबों में अपने आप को काउंटिंग करानी है, तो सबों में काउंटिंग करानी है, तो जो सब प्रश्न कर लेते हैं तो केवल वही कर लीजिए, लेकिन सबों से हट करके थोड़ा ऊपर जाना है आपको। प्रवक्ता झारखंड सरकार इस प्रकार अपने नाम के आगे लिखना है, तो चुनिंदे प्रश्न भी करने होंगे, हमसे जुड़े रहने होंगे, वीडियो को छोड़ने नहीं होंगे, पाठ्यक्रम को संपूर्ण रूप से पूरा करना होगा, पढ़ने से भगना नहीं होगा। ठंडी में नींद भी बहुत आएगी, उस नींद से दूरी बनाकर रखनी होगी। फिर है श्रुत्वा तथा स्त्री जनवल्लभानाम मनोज्ञ भावम पुरकाननानाम, यह कहाँ पर है, तो हमें कहाँ मिला है, ये अभी पढ़ चुके हैं, तो आप बता देंगे कहाँ मिला हुआ है। और नहीं तो बुद्ध चरितम का विशिष्ट अध्ययन में जाके देखिए क्या श्लोक मिला था, मिला है तो उसी का ये अंश है। यौगंधरायण कहाँ पर प्रमुख पात्र के रूप में है, तो ये स्वप्नवासो दत्तम के सामान्य परिचय में हम लोग इसको देख चुके हैं, ये प्रश्न छूटने वाला नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि अभी तक मैं 50 प्रश्न पढ़ा दिया, इस वीडियो में नहीं, कुछ प्रश्न तो मान लीजिए आपको आते होंगे। एक बार चर्चा इस बात पर कर लें कि सर आप बता रहे हैं कि 50 प्रश्न आप पढ़ा दिए और हमें तो पहले से 70 प्रश्न आ रहा है, पहले से 80 प्रश्न आ रहा है, 100 प्रश्न आ रहा है। भैया आपको 100 नहीं, हो सकता कि 120, 130, 140 भी आया होगा, क्योंकि आपने पहले से मेहनत किया है, पढ़ा है, इसलिए आपको आ रहे हैं। लेकिन मैं अपने स्तर से केवल उन तेज विद्यार्थियों को तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तो उसको भी पढ़ा रहा हूँ कि जिनको कुछ भी जानकारी नहीं है, पहली बार वो झारखंड पीजीटी की परीक्षा देने के लिए पाठ्यक्रम को देख रहे हैं, इसके अनुसार कभी अपने आप को ढाले नहीं हैं, संस्कृत पढ़े हैं,
पाठ्य विषयों को पढ़े हैं सेमेस्टर में या अपने जो कोर्स किए हैं उसमें जो पाठ्यक्रम लगा था उसको पढ़े हैं, लेकिन अभी आपने आपको पाठ्यक्रम के अनुरूप नहीं ढाले हैं, तो ये हो सकता है कि पाठ्यक्रम के अनुसार नहीं ढालने के कारण उनकी कुछ कमजोरी हो तो मैं तो शुरू से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं तो ये देखूंगा कि मैं अपने अनुसार कितने प्रश्नों को पढ़ाया। तो 40 प्रश्न तो मैं बता ही रहा हूँ कि मेरे पहले वीडियो से ही फंसा है 40 प्रश्न। उसके बाद में स्वप्नवास कुछ ग्रंथों का मैं सामान्य परिचय पढ़ा दिया, बुद्ध चरितम का विशिष्ट अध्ययन पढ़ा दिया, तुरंत 2-3 दिन में आपको 2-3 और पुस्तकों का विशिष्ट अध्ययन समाप्त हो जाएगा। तो अभी तक तो 50 प्रश्नों को तैयार करा दिया हूँ मैं अपने लेवल से, और आप अपने लेवल से ही बहुत कुछ जानते होंगे। ठीक है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? भारतीय दर्शन हमें जो पढ़ना है, तो भारतीय दर्शन के अनेकों दर्शन के प्रवर्तक, ये भी देखिए 6 लाइन का कौन किस दर्शन के प्रवर्तक कौन है, सांख्य योग न्याय वैशेषिक के सब आप देखेंगे, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा, 6 लाइन का 2-2 1-2 1-2 इस प्रकार का आप पढ़ेंगे, वहीं से 3-4 प्रश्न फंस गया। तो छोटी छोटी बातें आपको एकदम सिलेक्टेड है वो छोटी छोटी बातें, और आपको सिलेक्ट करने की समर्थता अपने अंदर रखती है। वासव दत्ता किसकी पुत्री है? तो हम लोग इनके पिताजी का भी नाम डिस्कशन किए थे, आप स्वप्न वासव दत्तम का परिचय देखिए। धूमत ज्योति सलिल मरुताम कहाँ पर है, ये तो हमें पढ़ना भी है, 10 श्लोक इसके पढ़ने हैं, 10 श्लोक में इसका व्याख्या भी देखना है, शब्दार्थ भी देखना है, और लेकिन ये केवल पूछा कि कहाँ का है, तो मेघदूत का है। शिशुपाल वध महाकाव्य के नायक कौन है? सामान्य परिचय में वह बता दिया, पहले वीडियो में भी आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, शिशुपाल वध महाकाव्य का अभी मैं सामान्य परिचय नहीं बताया हूँ, विशिष्ट अध्ययन सामान्य अध्ययन इसका नहीं बताया हूँ। सामान्य अध्ययन की जगह पर मैं सामान्य परिचय भी बार बार बोल सकता हूँ, आप लोग उसको सामान्य अध्ययन ही समझिएगा, क्योंकि जो पाठ्यक्रम में लिखा गया है वो सामान्य अध्ययन लिखा गया है। तो पहले वीडियो में आपको मिल जाएगा, एकदम बेसिक जो मैं परिचय दिया था उसमें। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक कौन है? रेफरेंस फर्स्ट वीडियो में देखिए। कठोपनिषद में किस वेद से संबंधित है, तो इसका सामान्य परिचय पढ़ चुके हैं हम लोग, आप इसको देख सकते हैं। फिर है ईदृशानाम विपाकोपि जायते परमाद्भुतः यत्रोपकरणी भावम आयात्य एवं विधोजनः, ये कहाँ का है? तो ये हमें उत्तरामचरितम का 3य अंक पढ़ना है, उसी का ये श्लोक है। कौन सा महाकाव्य आदि काव्य कहा जाता है? तो रामायण का हमें परिचय पढ़ना है। तो आप सोचेंगे कि रामायण तो हमारे पाठ्यक्रम में कहीं दिख ही नहीं रहा है, अब कहाँ से पढ़ेंगे इसको? अब आप यहाँ पर आ जाइए, संस्कृत साहित्य का इतिहास का साधारण ज्ञान, तो उसमें क्या होता है, प्रसिद्ध ग्रंथ जो हैं उसको तो आपको देखना ही होगा। लिखा है ना, महाकाव्य, गद्य काव्य, गीति काव्य, संग्रह ग्रंथ, साहित्यिक विधाओं का उद्भव और विकास, सब कुछ पढ़ना है भैया। तो ये सब कुछ उसमें सम्मिलित है, और स्पीड को और एक्सलेटर लेना होगा। हम लोग धीरे चल रहे हैं, पेपर देख करके आपको ही नहीं हमको भी लग रहा है कि हम लोग धीरे हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल क्या माना जाता है? ये तो भाषा विज्ञान का प्रश्न है। मृक्ष कटिकम और भाषा विज्ञान का प्रश्न है, तो क्या हमें पढ़ना है? हाँ, भाषा विज्ञान हमें पढ़ना है, उसमें आपको ये मिल जाएगा किस भाषा का समय क्या है। मृक्ष कटिकम का मुख्य रस क्या है? मृक्ष कटिकम जो प्रकरण है उसका रस मैं आपको बता चुका हूँ। कहाँ पर बता चुका हूँ? पहले वीडियो में बता चुका हूँ। और ये हमें सामान्य परिचय जो सामान्य अध्ययन करना है, उसके अंदर इसका सामान्य अध्ययन जब करेंगे तो ये भी पढ़ेंगे, और पहले भी मैं बता चुका हूँ। एक पेज और 2 पेज यही होगा ना, जो वो लोग पीडीएफ का नोट्स, जो पीडीएफ नोट्स का प्रिंट आउट कर लिए होंगे वो देखे होंगे कि यही 2 पेज है। 2 पेज से 40 प्रश्न है, सोचने वाली बात है। 2 प्रश्न में 40 प्रश्न सम्मिलित है, वो कितना महत्वपूर्ण है। टेलीग्राम से उसको डाउनलोड कीजिए, आज ही जाइए प्रिंट आउट कीजिए, प्रिंट आउट करके उसको कल से एकदम रट जाइए, क्योंकि छोटे प्रश्न जब गलत होंगे ना तो सीने पर हथौड़ा चलता है कि भैया ये प्रश्न गलत हो गया, ये इसका उम्मीद भी नहीं था, आते हुए गलत कर दिया, इतना आसान प्रश्न गलत हो गया। ये कब बोलता है आदमी? जब परीक्षा भवन से बाहर निकल जाता है तब बोलता है, लेकिन बोलकर करेगा क्या? उसको भगवान भी नहीं बदल सकते हैं। केवल कौन बदल सकता है? एक ही लोग में समर्थ है। वो कौन है जो बदल सकता है? जो प्रश्न गलत ना हो, केवल एक व्यक्ति बदल सकता है, वो है आप। आपका प्रश्न गलत ना हो, वो केवल आप ही बदल सकते हैं, और वो बदलने के लिए आपको पढ़ना होगा, सही दिशा में पढ़ना होगा। मैं तो रात में जगूंगा, रात में जग कर मटेरियल तैयार करूंगा, क्योंकि मैं क्यों पीछे अपने आप को रखूं? मैं इतना बार बार आपको उत्साहित कर रहा हूं, और अपना ही उत्साह यदि कम कर लूं तो फिर क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है।
आपको उत्साहित करने का। जब मैं समय से सिलेबस ना पूरा करा पाऊँ तो फिर मुझे कोई मतलब नहीं है आपको उत्साहित करने के लिए। फिर तो कह सकते हैं कि दूसरों को केवल भाषण लोग दे देते हैं, अपने आप पर लागू नहीं करते हैं। मैं सिलेक्टेड हूँ, लेकिन मेरा सिलेक्शन इस बार होगा जब मेरे छात्र 20, 25, 30 जो पढ़ने वाले हैं वो सेलेक्ट होंगे। फिर है प्रव्रज्या प्रत्यावसितः प्रज्ञा शौच युक्तः कह, ये कहाँ का पूछ दिया। अर्थशास्त्र में हमें ये पढ़ना है, वहाँ पर आपको मिलेगा। ये परिभाषाएं दी गई है कि कौन किस लेवल का है। भगवान बुद्ध का मौलिक उपदेश किस भाषा में है, ये आप यहाँ पर देखेंगे, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में। फिर है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये किस आचार्य का मत है। साहित्य के इतिहास का साधारण ज्ञान में साहित्य समीक्षा के जो प्रमुख सिद्धांत है, वहाँ पर हम देखेंगे कि रस को कौन काव्य मानता है। रस सिद्धांत देखेंगे, रस सिद्धांत में कौन कौन लोग आते हैं, कौन रस सिद्धांत ये रस को ही आत्मा मानता है, इन सब चीज़ों को देखेंगे। और संस्कृत साहित्य का इतिहास का साधारण ज्ञान में ही ये प्रश्न भी सम्मिलित होगा, जिसमें पूछा है ना कि संग्रह ग्रंथ, गीति काव्य, गद्य काव्य, महाकाव्य, तो इन सभी की सूची बनेगी, उस सूची में आपको तैयार करना होगा। फिर है और उस सूची को तैयार करके आप देख पाएंगे कि इस ग्रंथ को किसने लिखा, मतलब कि संस्कृत वाङ्मय के जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के जो रचयिता है वो भी आपको याद रखने होंगे। ग्रंथों के रचयिता या रचयिताओं के ग्रंथ, ठीक है, किस विधा के हैं, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम इत्यादि मंत्रे कस्य वर्णनम अस्ति, इसमें किसका वर्णन है। अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम, यहाँ पर कठोपनिषद का ये मंत्र है जो आपके पाठ्य में सम्मिलित है, उसमें से सबसे अंतिम है ये। 10 से 15 तक पढ़ना है तो 15वां है। वहाँ पर जब हम व्याख्या पढ़ेंगे इस वीडियो के बाद, उसको आप देखेंगे, उस व्याख्या में आप इसको प्राप्त करेंगे। फिर एक प्रश्न जो आया कुछ कठिन लगा था, काफ़ी लोग गलती किए थे, लेकिन मैं गलती नहीं किया था, मैं तो सही किया था क्योंकि मैं पढ़ा था। सदुक्ति करणामृत किसकी रचना है, तो श्रीधर दास जी की रचना है। ये कहाँ मिलेगा, अब मैं सूची दूंगा ना कि आपको प्रसिद्ध पुस्तकें हैं संस्कृत वाङ्मय की, इस सूची को आप तैयार कर लीजिए। फिर है वितरति गुरु आज्ञे प्राज्ञे विद्याम तथा जड़े उत्तरामचरितम के तृतीय अंक का ये वर्णन, और तृतीय अंक में इस श्लोक को हमें पढ़ना है। तो हम श्लोक पढ़ते समय इस सबको ध्यान देंगे कि ये प्रश्न आया था। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि, ठीक है। इसमें ये प्रश्न कहाँ का है तो आपको पढ़ना है। और इस श्लोक में बता भी चुका हूँ, श्रीमद् भगवद गीता के परिचय में बताया था कि बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, लेकिन आपको पढ़ना भी है। तो उसमें जो है वासांसी पदम केन पदेन सह उपमीयते, ये आप व्याख्या जब पढ़ेंगे और व्याख्या को मन लगा करके पढ़ेंगे तब देखेंगे। माभूत कुमार सुकुमार चित्ता संविघ्न चेता इति मन्यमान इति श्लोकांशे कुमार कह। अब इसका उत्तर और इसका रेफरेंस मैं नहीं बताऊंगा, क्यों, मुझे नहीं पता, मुझे पता है और मैं इसको बता चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ, व्याख्या पढ़ा चुका हूँ, इस श्लोक को भी पढ़ा चुका हूँ, एक एक शब्द के अर्थ को भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो वीडियो से नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो जा करके देखिए, आपको ये मिल जाएगा कि मैं इस तरह से बताया हूँ कि नहीं बताया। श्रीमद् भगवद गीता में कितने अध्याय हैं ये आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो पहला वीडियो, मेरा पहला वीडियो झारखंड पीजीटी की परीक्षा जब प्रारंभ कराया था तो परीक्षा तिथि को बताने के बाद में जो पहला वीडियो देखा था जिसमें मैं बताया था कि 35 प्रश्न इस सारणी से आएंगे, लेकिन प्रश्न पत्रों को देखा तो 40 प्रश्न था। मेघदूत जो है कि यक्ष, मेघदूत में यक्ष कहाँ पर निवास करता है, ठीक है, कहाँ पर निवास करता है, ये हमें कहाँ पर पढ़ना होगा। मेघदूतम के सामान्य परिचय में भी पढ़ना होगा। सामान्य परिचय में तो हम लोग देख ही चुके हैं। विशिष्ट अध्ययन के समय में 1 से 10 तक श्लोक पढ़ना है, तो उस श्लोक में आपको ये मिल जाएगा। तारापीड जो है, तारापीड का पुत्र कौन है, तारापीडस्य। जो हिंदी थोड़ा संस्कृत कमज़ोर है जिनका, उनके लिए एक मैं सलाह दूंगा, जो संस्कृत को देख करके नहीं समझ पाते हैं प्रश्नों को, 40 वीडियो का एक प्लेलिस्ट है, मेरा नहीं है, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का वो वीडियो का प्लेलिस्ट है। आप कहेंगे, मुझे बताएंगे तो मैं उसको आपको उपलब्ध करा दूंगा। उससे आप 40 वीडियो का आधा घंटा अर्थात 20 घंटा दे करके, डेली 2 घंटा भी देते हैं तो 10 दिन में आप संस्कृत को बोलना समझना सीख जाएंगे। बोलना मैं कह सकता हूँ खुलेआम, बहुत गति से तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आसानी से आप
किसी प्रश्नों का, किसी हिंदी का अनुवाद या किसी संस्कृत का हिंदी में अनुवाद कर जाएंगे, निश्चित कर जाएंगे। तो आज से मैं ये कहूँगा कि जिनको संस्कृत में दिक्कत है उस वीडियो को देखें, क्योंकि वीडियो ही आजकल हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण साधन है। यदि मैं कहूँ कि आप ले लीजिए अनुवाद चंद्रिका, उससे पढ़िए, तो ये आपके लिए कारगर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। इदा किंचित ज्ञोहम दीप इव मदांध समभवम, यहाँ ये कहाँ पढ़ना है, तो नीति शतक के आपके जो श्लोक लगे हुए हैं 1 से 10, उस श्लोक में आपको ये मिल जाएगा, वहाँ से आपको पढ़ना है। गीत गोविंद कैसा काव्य है, तो ये संस्कृत साहित्य के इतिहास का साधारण ज्ञान में आपको मिलेगा कि ये किस प्रकार का काव्य है। ठीक है, काव्यों की विधा बांट करके सूची जो तैयार किया गया है उस सूची को मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा और वहाँ से आप सब कुछ देख सकते हैं। त्वम जीवितम त्वमस्मे हृदयम द्वितीयम त्वम कौमुदी नयनयो अमृतम त्वदंगे, ये सब श्लोक वासंती किसके प्रति कहती है। बहुत प्रश्न कठिन था, काफ़ी लोग गलत किए थे, क्योंकि ये 2 बार श्लोक आ चुका था। इस प्रश्न को वही हल करेगा जो व्याख्या को सही से पढ़ा होगा। इसके अतिरिक्त कोई भी इसको सही नहीं कर सकता है, गड़बड़ कर देगा। तो व्याख्या हम लोग जब पढ़ेंगे तृतीय अंक का, तब इस प्रश्न का उत्तर आप ढूंढिएगा कि मिला कि नहीं मिला आपको। आप ये सोचेंगे कि सर जो प्रश्न आया है उसको आप बहुत फोकस करके पढ़ा देंगे, तो ऐसा नहीं है। जो प्रश्न नहीं भी आया होगा, और अभी तो मैं प्रश्न आज खोल रहा हूँ ना, सही बता रहा हूँ कि मैं परीक्षा देने के बाद आज खोल रहा हूँ। इसके पहले भी मैं जो पढ़ाया था, क्या वो इस प्रश्न में आया है, तो उसका उत्तर आपके पढ़े हुए में है कि नहीं है? है 100% है। मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है, तो ये नायक आपको पहले वीडियो में देख लीजिए, मिल जाएगा। और उस मतलब कि यहीं से पढ़ना है, सामान्य अध्ययन का प्रश्न है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं कि मंगलाचरण सब जगह पूछ रहा है, मंगलाचरण भरत वाक्य प्रश्न काफ़ी आए थे, तो मैं तो सामान्य परिचय, सामान्य अध्ययन के अंतर्गत पढ़ा ही रहा हूँ। एक वीडियो इस तरह का कर दूंगा कि जितने भी ग्रंथ लगे हुए हैं सबका मंगलाचरण और सबका भरत वाक्य यदि नाटक है तो एक ही वीडियो में आपको उपलब्ध करा दे, ताकि वहाँ से आपको एक पेज में मिल जाएगा और याद कर लेंगे। उद्दालक के द्वारा नचिकेता किसके लिए प्रदान किया गया, तो पूरा वृत्तांत कठोपनिषद का एक एक हम लोग पढ़ चुके हैं सामान्य परिचय में। वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा कि नचिकेता जो है कि किसके लिए प्रदान किया गया था। साहित्य शास्त्र में रस संप्रदाय, देखिए फिर बता रहे ना कि 6 लाइन से 3 प्रश्न अभी तक मिल चुके संप्रदाय वाला। 6 लाइन भी पूरा नहीं लिखा गया है, कहेंगे कि 6 दूनी 12, बस संप्रदाय शब्द को जोड़ ले तो 18 शब्दों में से केवल 18 शब्द गिन करके रखे गए हैं वहाँ पर। 18 शब्द में से अभी तक 3 प्रश्न आ गए, केवल 18 शब्द से। अभी 1-2 हो सकता है कि और मिल जाए। साहित्य संप्रदाय में रस संप्रदाय का प्रथम आचार्य किसको कहा गया है, ठीक है, तो रस संप्रदाय के आचार्यों का नाम लिखा होगा, उसमें आप देखेंगे कि सबसे पहला किसको कहा गया है। वक्रोक्ति काव्य जीवितम इति सिद्धांत के न प्रतिपादित, ये भी साहित्य संप्रदाय का ही प्रश्न है। वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा किसने माना है। रीति आत्मा काव्य सेतिकस्य आचार्य से मतम, रीति ही काव्य की आत्मा है। ये भी सब साहित्य संप्रदाय से प्रश्न आ रहे हैं। बस मैं कहूँगा कि पूरे आधा पेज का नोट्स है सब, और आधे पेज के नोट्स से अभी तक 6-7 प्रश्न मिल गए। निषधीय चरित महा, अब और इसी प्रकार का नोट्स मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, अतिरिक्त नहीं। अतिरिक्त पढ़ने के लिए समय आपके पास नहीं है। निषधीय चरित महाकाव्य का अंगीरस कौन सा है, अंगीरस जो है कि कौन सा है, ये कहाँ पर है, प्रथम वीडियो में देखिए, सबका अंगीरस बताया हूँ। कुमार संभव इत्यस्मिन् ग्रंथे कुमार पदे न कह वाच्य, ये सामान्य परिचय में आपको कल मिल जाएगा। ब्रह्मसूत्र का रचना किस आचार्य के द्वारा किया गया था, तो ये भी आपको प्रमुख दार्शनिक सिद्धांतों के अंतर्गत ये वीडियो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। एक ही वीडियो में काफ़ी तथ्य मिल जाएंगे दर्शन के। हो सकता है कि मैं दर्शन का एक ही वीडियो दूँ 1-1.5 घंटे का सब कुछ खत्म हो जाइए, और एक संस्कार वाला वीडियो दे दूंगा, उसमें आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। रघुवंश में कितने सर्ग हैं, ये प्रथम वीडियो देखिए। और सामान्य अध्ययन का प्रश्न है, आन्वीक्षिक त्रयवार्ता दंड नीति चेती विद्या जो है कि ये कहाँ का है, अर्थशास्त्र में पढ़ना है, अर्थशास्त्र का प्रश्न है, सिलेबस के बाहर का कुछ भी नहीं है। राजतरंगिणी जो है ये काव्य ग्रंथ किस प्रदेश का इतिहास वर्णित करता है, ये सामान्य परिचय में देखेंगे हम लोग। कादम्बरी के ग्रंथ क्या है, कथा है, आख्यायिका है, किस प्रकार का ग्रंथ है, तो ये पहले वीडियो में जाइए और देखिए। प्राचीन भारतीय वर्णाश्रम व्यवस्था या आधार का आसित, प्राचीन भारत में वर्णाश्रम व्यवस्था का क्या आधार था, ये प्रश्न जो है यहाँ पर घुमाने वाला है।
कोई कहेगा कि जाति के आधार पर, जैसे ब्राह्मण में जन्म ले ले तो ब्राह्मण, क्षत्रिय में जन्म ले ले तो क्षत्रिय। पहले ये व्यवस्था नहीं थी, बाद में हमारे समाज में विकार उत्पन्न हुआ कि जो जिस जाति में जन्म ले लिया उसको उस जाति को मान करके उसका उस स्तर से व्यवहार किया जाने लगा, उसको ब्राह्मण बोला जाने लगा, क्षत्रिय अभी जो वर्तमान में है। अभी तो खैर जाति व्यवस्था मैं कहूँगा कि समाप्ति के कगार पर है, और ईश्वर से प्रार्थना भी करूँगा कि समाप्त हो जाए। हमारी सरकारें काफ़ी इसके लिए तो अनेकों कदम उठा रही हैं। खैर इस पर मैं बहुत चर्चा न करके बताऊंगा कि प्राचीन में गीता में एक लिखा है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस, ऐसा ही है यदि मैं सही हूँ जहाँ तक। तो गुण कर्म के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने 4 विभाग किए थे। यदि आप अध्ययन अध्यापन का काम कराते हैं, चाहे किसी भी वर्तमान की जो जाति देखें तो इस जाति के अनुसार चाहे किसी भी जाति में हो, लेकिन यदि इस जाति में किसी भी जाति में होकर के यदि आप शिक्षक हैं, अध्ययन अध्यापन का काम करते हैं, किसी को ज्ञान प्रदान करते हैं, तो आप ब्राह्मण वर्ण के हुए। यदि आप रक्षा का काम करते हैं, आप फौज में हैं, सेना में हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, देशवासियों की रक्षा कर रहे हैं, तो आप क्षत्रिय हैं। ऐसे ही जो है कि व्यापार का कार्य कर रहे हैं तो आप वैसे हैं। चाहे कोई भी घर में, किसी भी गांव में, किसी भी धर्म में आप उत्पन्न हुए हो, किसी जाति में उत्पन्न हुए हो और सेवा का काम कर रहे हैं, जैसे मैं यदि सेवा प्रदान कर रहा हूं तो मैं सेवा हूँ, शूद्र हूँ, ठीक है। इस प्रकार का ये प्राचीन व्यवस्था थी। तो देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था थी जो बाद में विकृत हो गई। जाति व्यवस्था जो प्राचीन थी वो तो बहुत अच्छी थी, लेकिन ये जन्मजात पर जब आधारित हुई तब न गड़बड़ हुआ कि उस जाति, भाई जो सेवा करेगा वो उस वर्ण में वो रहेगा। तो सेवा करना गलत बात थोड़े है। सेवा तो कौन नहीं कर रहा है, हम भी तो सरकार की सेवा कर रहे हैं। हाँ, से ब्राह्मण वर्ण कब होंगे हम? जब पढ़ाएंगे तो ब्राह्मण वर्ण, जब रक्षा करेंगे तो क्षत्रिय वर्ण, व्यापार करेंगे तो वैश्य वर्ण, और सेवा करेंगे तो शूद्र वर्ण। तो ये व्यवस्था थी। तो ये देखिए प्रश्न आपको घुमाएगा, यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा आपको कि कौन सा प्रश्न। ये आपको हो सकता है कि मैं तो खैर दे दूंगा, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न में व्यक्तियों के दिमाग चक्कर में आ जाते हैं, क्योंकि वो तो सिलेबस में दिखा नहीं कहीं पर, और सिलेबस में भी नहीं दिखा, और प्रश्न भी आया हुआ है और आपके सिलेबस से संबंधित भी है। तब आप जो है कि अपना स्वविवेक को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। फिर है आस्तिक दर्शन नास्तिक दर्शन, जो मुझे पढ़ना है, आपको पढ़ना है, उसमें आपको मिलेगा कौन आस्तिक है, कौन उस दर्शन के प्रवर्तक कौन है, ये सब हमें पढ़ने को वहाँ पर मिलेगा। फिर है कह कम शक्तो रक्षितो मृत्यु काले, ये कहाँ पर है? तो स्वप्नवासो दत्तम। हम लोग जिस 6ठे अंक को पढ़ेंगे उस 6ठे अंक में इसको हम लोग देखेंगे। मेघ जो है कि किसका दूत है, किसका दूत बन रहा है, कौन उसको दूत बना रहा है, तो ये मेघदूतम में हम लोगों को देखने को मिलेगा। किरातार्जुनीय महाकाव्य में कितने सर्ग हैं, पहला वीडियो जाकर के देख लीजिए। प्रथम आश्रम किसको माना जाता है? तो आश्रम जो हमारे आश्रम व्यवस्था है, उस आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इसको देखना है। इसका समय इत्यादि भी मैं बताऊंगा, इसका कर्तव्य भी बताऊंगा। शायद हो सकता है कि कुछ कठिन प्रश्न इस बार बन जाए। श्रेष्ठ आश्रम किसको कहा जाता है ये भी मैं बताऊंगा। षोडश संस्कार का एक मैं वीडियो दे दूंगा, एक PDF दे दूंगा, उसमें आप पढ़ लीजिए। षोडश संस्कार का नहीं, आश्रम का और षोडश संस्कार का अलग अलग। निषधीय चरितम में कितने सर्ग है, पहला वीडियो देख लीजिए। आषाढ़ के पहले दिवस में ये श्लोक कहाँ पर मिलता है? तो मेघदूत हमें पढ़ना है। मेघदूत के 110 श्लोक के बीच में ये आपको मिलेगा। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह इत्यादि श्लोक की गीता यम कह परिभाषित है। गीता में आप देखेंगे कि ये किसका बताया गया है, कर्म। अब ये प्रश्न जो है कि कठिन है, मैं कहूँगा कि अभी तक के प्रश्नों में सबसे ज़्यादा कठिन है। क्या कठिनाई है इसमें? गीता में जो 10 श्लोक लगे हुए हैं पाठ्यक्रम में, उसमें से इन सब चीज़ों का, गृहस्थ, वानप्रस्थ, इस सब का, किसी का भी कर्तव्यों का वर्णन का कोई उल्लेख नहीं है। उसमें आत्मा इत्यादि का वर्णन है। तो गीता में जो बताया गया है, क्या बताया गया है? विभिन्न आश्रमों की व्यवस्थाओं के जो विभिन्न आश्रम वासियों के जो कर्तव्य हैं, उसमें से ये प्रश्न पूछा है। तो हमें आश्रम व्यवस्था तो लिख दिया पाठ्यक्रम में कि आश्रम व्यवस्था पढ़ना है, वर्णाश्रम व्यवस्था, लेकिन कहाँ से पढ़ना ये नहीं लिखा था। हम चाहे मनुस्मृति से पढ़े, चाहे याज्ञवल्क्य स्मृति से पढ़े, चाहे कहीं से पढ़ लें, जहाँ से भी पढ़ लेंगे तो लगभग बात एक ही रहेगी। लेकिन ये वाला श्लोक कहाँ का मिला? गीता का मिला। मतलब कि गीता से भी पढ़ना है, तो गीता से हमें जरूर पढ़ना है, ये आपको यहाँ से देखना है। और भी जैसे मनुस्मृति हो गई,
और जहाँ जहाँ पर प्रसिद्ध है जो चीज़ें हैं उससे आश्रम व्यवस्थाओं की संरचना, आश्रम व्यवस्था में क्या क्या कर्तव्य, क्या क्या उनका उम्र निर्धारित है, ये सब हमें देखना पड़ेगा। भारतीय आर्य भाषा का विकास कस्या भाषायाः अभवत, ठीक है। आधुनिक आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो किस भाषा से विकसित हुई, ये हमें देखना होगा, ठीक है। भाषा विज्ञान में देख लेंगे। आचार्य भरत के अनुसार पंचम वेद कौन है, यह भी कहाँ से पूछ दिया। अब ये संस्कृत साहित्य के इतिहास का साधारण ज्ञान आपको रखना होगा। फिर है पर गुण परमाणु, यहाँ पर माडुन होगा। पर्वती कृत्य नित्यम निज हृदय विकसंत संत संत की अंत, ये कहाँ पर श्लोक आया है, तो नीति शतक में तो लिखा है 1 से 10 श्लोक, लेकिन 1 से 10 श्लोक का बाहर का श्लोक है। तो जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है वो आपको ध्यान में रखने होंगे कि यहाँ से पूछा गया है। और आप विचलित मत होइए कि अरे हम इतना कैसे तैयार करेंगे, कोई श्लोक कहाँ से पूछेगा, हमको क्या पता। 150 में एक के ढेर दूसरे प्रश्न इस प्रकार का आएगा जो सिलेबस का बाहर का रहेगा, उससे आपका सिलेक्शन थोड़े होना है। पढ़ लीजिए, पढ़ कर तो आप तैयार हो गए कि बाहर से भी आएगा तो कर लेंगे। उसके बाद भी बाहर कहा गया तो वो चीज़ सबके लिए तो कठिन है, केवल आप ही के लिए कठिन है कि आप घबरा रहे हैं। घबराना नहीं है। और 150 में 150 प्रश्न करके क्या करेंगे, IAS रैंक थोड़े मिल जाएगा ज़्यादा प्रश्न करने से, मिलेगा तो PGT ही। यदि 1-2 प्रश्न छूट भी जाए, छूटेगा भी तो हमें उस बात का टेंशन क्यों। पिछले बार इतना आसान प्रश्न होने के बावजूद भी 140 प्रश्न तक लोगों का सिलेक्शन हुआ था जनरल कैटेगरी में। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यार 1-2 प्रश्न तो नहीं आ रहे हैं, अब क्या होगा। अब घबरा करके अपने आप को एकदम कर लीजिए, व्यवस्थित टेंशन में हो जाइए कि नहीं नहीं हम तैयारी नहीं कर पाएंगे। अरे भैया 5-6 प्रश्न इस प्रकार के आएंगे तो आने दीजिए, यदि वो सही हो गया तो सही हो गया। एक तो माइनस मार्किंग है नहीं, तो सही करने के लिए आदमी प्रयास करेगा ही, पढ़ेगा पहले, पढ़ करके एक तो अपने स्तर से पढ़ेगा, ठीक है। नहीं पढ़ा तो वहाँ जाकर दिमाग लगाएगा, अभी तक जितना पढ़ा रहेगा उसमें से कुछ कुछ उसको आकलन करेगा, उससे भी नहीं आता तो कम से कम अंदाज पे करेगा। 3 स्टेप आप उसको कोशिश कर रहे हैं सही करने के लिए, फिर भी सफल नहीं होते तो वो प्रश्न आपको सिलेक्शन में बाधित करने वाले नहीं हैं। और ऐसे प्रश्न 1-2 ही केवल छूटते हैं। मेरा 1 प्रश्न बस छूटा था और कोई प्रश्न जो है कि नहीं छूटा था। 3 प्रश्न मैं बता दिया ना कि 4 प्रश्न पूरे गलत हुए थे। 4 प्रश्न में 3 एक श्लोक याद नहीं आ रहा था इसलिए गलत हो गए। एक ही श्लोक से 3 प्रश्न आ गया था और एक जो है कि गलत होना ही था। विचिंतयन्ति यमनन्य मानसा, अभिज्ञान शकुंतलम का चौथा अंक जब पढ़ना है उसमें आपको ये मिल जाएगा श्लोक। एको रसः करुण एव निमित्त भेदाद भिन्न पृथक पृथक इवाश्रयते विवर्तान, ये उत्तरांचलितम के 3य अंक के श्लोक है। 3य अंक जब हम लोग पढ़ेंगे तो यह श्लोक मिलेगा। किरातार्जुनीयम का श्लोक है, व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवं भवन्ति माया विसूयेन मायिनः इति सुक्ति कस्मिन् ग्रंथे अस्ति। तो किरातार्जुनीयम का ये है और किरातार्जुनीयम हमें प्रथम अंक पूरा पढ़ना है। फिर मृच्छ कटिकम का एक सूक्ति है, ये भी काफ़ी लोग गलत किए थे, क्योंकि मेरा ये गलत नहीं था। मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ प्रश्न देख करके, मेरा गलत नहीं था। तो यह सूक्ति कहाँ की है ये पूछा है, तो प्रसिद्ध जो ग्रंथ लगे हैं उनके बहुत ज़्यादा जो प्रसिद्ध सूक्तियाँ हैं उसे हमें देख करके चलना है, इतना ध्यान में रख लीजिए। फिर तत्त्वमसी किस आचार्य का मत है। अब ये क्या पूछ दिया, ये पूछ दिया जो प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत है ना, प्रमुख दार्शनिक प्रवृत्तियाँ जो हैं उसको पूछा है। तत्त्वमसी बहुत ज़्यादा उपनिषद का प्रसिद्ध वाक्य है, ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो इसकी जानकारी आपको रखनी होगी कि कौन कहा, ठीक है। ये हम लोग पढ़ लेंगे। अब जो प्रश्न के एक तो सिलेबस को पूरा करेंगे, प्रश्न पर आधारित जो चीज़ है उसको भी पूरा करेंगे, और उसके बाद प्रश्न पर आधारित भी चीज़ें जो हैं, ये प्रश्न पत्र नहीं, जो अन्य परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे गए हैं उसके भी आधारित जो टॉपिक होगा उसको भी देखने के लिए कोशिश करेंगे। उसके बाद यदि आप उतनी तैयारी नहीं कर पाते हैं तभी शायद आप वंचित रहेंगे, क्योंकि सबको जितने भी संस्कृत में पढ़ने वाले लोग हैं हर एक व्यक्ति उसी तरह का तैयारी करता है। ये बात मुझे कैसे पता है कि वही सब कुछ तैयारी करता है, दूसरा कोई शैली कुछ और अपनाता होगा। देखिए पहली बात, हम लोग यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, मैं BHU से पढ़ा हूँ। तो वहाँ पर बच्चों का जो विद्यार्थी जो होते हैं, अपने सहपाठियों का मैं माइंड का तो स्तर जान ही रहा हूँ कि किस स्तर के उनका मस्तिष्क है। उसके बाद में जब प्रतियोगी परीक्षा में व्यक्ति शामिल होता है तो वहाँ पर जो रैंक आता है ना, जैसे मान लीजिए कि मैं दिया, मेरा पहला रैंक आ गया, दूसरा रैंक आ गया, तो इससे पता चलता है कि जो विद्यार्थी परीक्षा दिए थे वो भी हमारे ही जैसे सोचने वाले थे, तभी मैं उनसे आगे निकला हूँ या उनके बराबर में हूँ। तो इससे पता लगता है।
तो अनेकों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में चयनित हुआ हूँ, ठीक है, इंटरव्यू से मैं बाहर हुआ हूँ, 2-3 रिटन परीक्षा में सिलेक्टेड हूँ, पीजीटी में, टीजीटी में, झारखंड पीजीटी में, एलटी में, केबी में, ये सब में तो सॉरी केबी में नहीं, सॉरी केबी में नहीं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के रिटन एग्जाम, इन सब में मैं चयनित हूँ और अच्छे रैंक के साथ चयनित हूँ। तो ये पता लगता है कि मैं जो सोच रहा हूँ उसी स्तर के और भी लड़के सोचते हैं। तो मैं उसी सोच के साथ आपको बता रहा हूँ कि अन्य लड़कों की स्थिति भी यही होगी। ठीक, काव्य से आत्मा ध्वनि किस आचार्य के मत है? देखिए, ये ध्वनि संप्रदाय का प्रश्न पूछ दिया यहाँ पर। मेघदूत में यक्ष किसका अनुचर है? ये आप पढ़ेंगे 10 श्लोक के अंदर ही है, 10 श्लोक हमारे पाठ्यक्रम में लगा है। मुद्रा राक्षस में कितने अंक है? पहला वीडियो को देख लीजिए। शिशुपाल वध के अंगिरस कितने हैं? पहला वीडियो को देख लीजिए। और सामान्य अध्ययन के ये सब प्रश्न हैं। विवेक भ्रष्टा नाम भवत विनिपाता शतमुख, ये नीति शतक का ही बहुत ज़्यादा जो प्रसिद्ध श्लोक है उसमें से एक शामिल है। या ये तो 110 तक मिल जाएगा। फिर है कितने प्रकार का विवाह है? तो अष्टविध विवाह हमको पढ़ना है, विवाह संस्कार पढ़ना है, संस्कार के अंदर वहाँ पर मिलेगा। भारोपीय परिवारे शतम वर्गस्य कति प्रमुख भेदा। भारोपीय जो यहाँ पर देखेंगे ना, भारतीय यूरोपीय ये भाषा है, प्राचीन भारतीय भाषाएं जो है, मध्यकालीन भारतीय भाषाएं हैं, इन भाषाओं को पढ़ना है। उसमें से कैसे विभाजन होता है भाषाओं का वो भी हम देखेंगे। उसको देख करके जो है कि इन सब प्रश्नों को, इस तरह के प्रश्नों को हल कर लेंगे। अगला प्रश्न है न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूय। ये आपको पढ़ना है श्रीमद् भगवद गीता में और ये श्लोक आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। जो पाठ्यक्रम में लगा है वो तो आपको तैयार हो ही जाना है। मैं अंत में भी कुछ बातें बताऊंगा, उस बात को ज़रूर सुनिएगा इन सब को बताने के बाद, अभी नहीं, बात जब सब प्रश्न खत्म हो जाते हैं तब मैं अपनी बातों को कुछ रखूँगा। भगवद गीता के लेखक कौन है? देख लीजिए, पहला वीडियो मिल जाएगा। न तज ज्ञानम न तत्शिल्पम न सा विद्या न सा कला न स योगो न तत्कर्म नाट्यस्मिन् न दृश्यते। अब ये श्लोक कहाँ के आ गया? तो ये संस्कृत साहित्य के साधारण ज्ञान के अंतर्गत जो है कि प्रमुख सिद्धांत में भरत मुनि के जो नाट्यशास्त्र के प्रमुख बिंदु है उसे हमें देखना है। तो उसमें जब देखेंगे तो ये आप प्रश्न हल कर पाएंगे। ठीक है। परमर्वज्ञ प्रगल्भ छात्र कीदृशः गुड पुरुषः। अर्थशास्त्र का जो गुड पुरुषोत्पत्ति है इस प्रसंग में हमें ये मिलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 पेज का ये सब मैटर है। उस मैटर को आप पढ़ेंगे और पॉइंट खत्म। पढ़े, 1 दिन दिए, सिलेबस तैयार। बस अब आपकी जिम्मेदारी है कि उसको कितना याद कर पाते हैं। मैं याद करने का तरीका, आपके अंदर उत्साह लाने का तरीका, आपको पाठ्य सामग्री उपलब्ध करने का तरीका ये जानता हूँ। एक तरीका तो आपको जानना पड़ेगा कि परीक्षा के दिन तक इसको याद रखना कैसे होगा। ये तरीका केवल आपके बारे में एक ही व्यक्ति जान सकता है, वो व्यक्ति हैं आप। बुद्ध चरितम में कितने सर्ग जो संस्कृत में प्राप्त होते हैं इसका भी जिक्र मैं बुद्ध चरितम के सामान्य परिचय का पढ़ाते समय कर दिया हूँ। आपको विश्वास नहीं है तो वीडियो फिर से जाके देख लीजिए। ठीक है। किसलय विव मुग्धम बंधनाद विप्रलूनम हृदय कुसुम शोषी दारुण दीर्घ शोक। ये श्लोक जो है कि कहाँ पर कैसे पढ़ना है, उत्तरामचरितम में पढ़ना है, तब आपको पता चलेगा किसके लिए कहा गया है। शरीरिणः देहा कीदृशः। शरीर जो शरीरधारी है उसका देह किस प्रकार का है, ये कहाँ मिलेगा? श्रीमद् भगवद गीता में हमें पढ़ना है कि आत्मा का क्या स्वरूप है, शरीर का क्या स्वरूप है। कठोपनिषद में भी इस बात को पढ़ना है। कठोपनिषद में आत्मा का स्वरूप नहीं पढ़ना है, आत्मा की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति कैसी हो इस बात को पढ़ना है। और श्रीमद् भगवद गीता में पढ़ना है कि आत्मा का क्या स्वरूप है। तो इस प्रकार से 150 प्रश्नों को हम लोग चर्चा कर लिए। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि ये मेरा खुद का प्रश्न पत्र है। उस प्रश्न पत्र में सभी जानकारियाँ जो है आपको ये दर्शाती हैं कि ये प्रश्न पत्र एकदम ओरिजिनल है। ऑनलाइन पेपर हुआ तो इसीलिए इस तरह का दिख रहा है, नहीं तो ऑफलाइन होता तो 2 पार्ट में दिखता या कुछ अलग प्रारूप होता। तो ऑनलाइन के चलते आपको क्वेश्चन आईडी, क्वेश्चन नंबर इस प्रकार से देख करके मिल रहा है। और ऑनलाइन के चलते ही 2-3 प्रश्न कटे हुए हैं, जो ऑप्शन सही है उस पर सही लगा हुआ है, और वो प्रश्न, ये ऑप्शन मेरे द्वारा जो लगाया गया था वो है। ठीक है। आयोग ने भी वही सही माना है, तभी सही दिख रहा है। अब इसके बाद मैं क्या आपको विशेष कहने वाला हूँ। आपको इस प्रश्न को देखने के बाद में 1-2 जानकारी ऐसी मिली होगी, या 1-2-3 प्रश्न इस प्रकार का मिला होगा
कि आप सोच रहे होंगे कि मैं इस प्रश्न को देखकर विचलित हो सकता हूँ। हो सकता है कि ये आपको थोड़ा सा डिमोटिवेट कर दे, आपको हतोत्साहित करे, आपके उत्साह को मतलब कि उत्साह को कम करे। तो ऐसे प्रश्न से यदि उत्साह कम होता है तो आप सही में कमजोर व्यक्ति हैं। कैसे कमजोर व्यक्ति हैं? क्योंकि उस 3 प्रश्न, उस 2 प्रश्न, उस 1 प्रश्न के चलते आप अपना उत्साह कम कर दे रहे हैं। ये मान ले रहे हैं कि नहीं नहीं मैं तैयारी नहीं कर पाऊंगा। जो 145 प्रश्न, 146 प्रश्न आपको आ रहा है, वो प्रश्न आपको उत्साहित नहीं कर रहे हैं, और जो 3 प्रश्न, 2 प्रश्न जो नहीं आ रहे हैं, वो प्रश्न आपके उत्साह को कम कर दे रहे हैं। या उसी 3 प्रश्न से आपका सिलेक्शन होना है? 145 प्रश्नों का कोई मतलब नहीं है। जो 145, 144, 140 प्रश्न आप कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। आप एक किसी श्रेणी में हैं तो वहाँ पर कुछ मेरिट नीचे रहती है, जरूर रहती है नीचे। मैं तो इतना देखा हूँ पिछले साल, मैं बता भी दूँ कि जनरल कैटेगरी के बच्चों का 150 में 140 प्रश्नों पर सिलेक्शन हुआ था, 140 के ऊपर करने वाले को सिलेक्शन हुआ था। लेकिन जो आरक्षित वर्ग था उसमें पासिंग मार्ग के, पासिंग जो 45% अंक जो निर्धारित थे पासिंग के लिए, उसके बाद जो बच्चे चयनित थे, मैं मानता हूं कि पासिंग से 2-4-10 क्वेश्चन ऊपर के बाद सभी का सिलेक्शन हो गया था। क्योंकि कैंडिडेट की कमी है, अभ्यर्थियों की कमी है संस्कृत पढ़ने वालों की। और यदि अभ्यर्थी हैं भी तो केवल फॉर्म भरकर भीड़ लगाने वाले अभ्यर्थियों से आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आप उन अभ्यर्थियों से न डरिए, आप बस इतना चलिए। जब मैं कहता हूं कि आरक्षित वर्ग के लड़के अपने आप को किसी भी स्तर से जनरल कैटेगरी से कम तैयारी करने के लिए तैयार न रहें। ठीक है, आपकी मेरिट कुछ कम जाएगी, अलग बात है, लेकिन आपको तैयारी उसी स्तर से करनी है। अपने आप को क्यों कमजोर आकेंगे भैया? कमजोर नहीं आंकना अपने आप को, एकदम मजबूत बन करके आप वो तैयारी कीजिए कि नहीं मुझे भी इतना करना है। अब एक बात आती है कि बार बार मैं 140 रट रहा हूँ 150 में, क्या 140 से पीछे जो करेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा? पिछले बार पूरे भारतवर्ष के लड़के आए थे, JNU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, BHU, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऐसे अनेकों विश्वविद्यालय आए थे जो भारत में सर्वश्रेष्ठ स्थान, विश्वविद्यालय से लड़के आए थे जो भारत में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखते हैं। और तब जाकर के इतनी मेरिट आई गई थी, तब भी 10 प्रश्न कम आ गए थे उससे, 150 में से 140 प्रश्न तक आ गए थे। अब न किसी बड़े यूनिवर्सिटी से कोई आने वाला है, न ही किसी दूसरे राज्य से आने वाला है, केवल और केवल हमारे ही राज्य के विद्यार्थी रहने वाले हैं। जो हमारे राज्य के हैं वो भी जो हमारे यहाँ से 10वीं 12वीं की परीक्षा दिए हैं और नहीं तो किसी आरक्षण श्रेणी में आते हैं, केवल वहीं बच्चे सम्मिलित होने वाले हैं। तो मैं अभी कहिए आपकी मेरिट डिसाइड कर दीजिए कि मेरिट कितनी जाएगी, तो मैं तो डिसाइड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि प्रश्न पत्र मेरे सामने नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि यदि इस तरह का प्रश्न आता है और इसमें बाहरी स्टेट के विद्यार्थियों का किसी का प्रवेश नहीं है तो आप 125-120 तक भी चयनित हो जाएंगे। अब देखिए 140-45 की बात हो रही थी, आपके 2-4 प्रश्न गलत हो रहे थे, अब तो मैं 120-25 आपको दे दिया, आप तो आज ही चयनित हो गए। तो ये सब बातें आपको प्रेरित कर रही होंगी। फिर भी मैं यही कहूँगा कि मैं तो एकदम आश्वस्त हूँ कि जितना मैं वीडियो दूंगा उस वीडियो से मैं 148, 147, 146 प्रश्न, इस प्रश्न पत्र के लेवल का यदि प्रश्न बनता है तो मैं उसमें समाविष्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि 148 तक विद्यार्थी मेरा कर ले, मुझसे पढ़ा हुआ विद्यार्थी। उसके बावजूद भी आप मान लीजिए कि किसी तरह से कुछ पॉइंट भूल जाते हैं तो 145 तक आइए। अब मैं तो बता दिया कि पूरे भारतवर्ष के लड़के जब आए तब तो 145 मेरिट गया ही नहीं, 140 आ गया जनरल कैटेगरी में। और आरक्षण श्रेणी का तो मैं स्थिति आपको बता ही दिया, आरक्षित श्रेणी का। तब इस बार किसकी डर, किस चीज़ का डर? इस बार तो आप 120 लाइए, 125 लाइए, तो भी आप सेलेक्टेड हैं। मैं खुलेआम कह रहा हूँ आप सेलेक्टेड हैं। तो बस आज से लग जाइए अपने 1-1 मिनट देने के बाद। ये मैं जो मेरिट बताया हूँ 120-25 जनरल कैटेगरी का बताया हूँ, और इसी के अनुपात में आरक्षित श्रेणी के बच्चे कुछ कम अपने आप, मतलब कि कुछ कम अपने आप की मेरिट मान लें, लेकिन आप भी उसी मार्ग पर चलिए। ठीक है, प्रश्न गलत भी होंगे तो आपकी घबराहट नहीं होगी किसी भी तरह भी। अब इन बातों से, इस प्रश्न पत्र को देख करके अपने आप को कुछ तो प्रेरित कर लेंगे, अपने आप के लिए कुछ रणनीति बना लेंगे, कुछ रास्ता बना लेंगे कि हमें किस तरह का पढ़ना है।
मैं इन्हीं सब बातों के लिए इस प्रश्न को आपके समक्ष रखा और एक दिन फिर से इस प्रश्न पत्र को लेकर के आऊँगा, जिसमें मैं प्रश्नों को हल करूँगा और प्रश्नों को हल करते समय मैं कुछ बताऊंगा कि देखिए इस प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ये विकल्प जो 4 विकल्प दिए गए हैं, इस 4 विकल्प से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। वो कुछ लंबा सत्र होगा, 150 वीडियो, 150 जो प्रश्न है, 150 प्रश्न से लगभग 500 प्रश्न बनेंगे। उस 500 प्रश्न से आपकी तैयारी कितनी मजबूत होगी। तैयारी मजबूत तो हो गई रहेगी, क्योंकि पाठ्यक्रम की समाप्ति के बाद ही मैं प्रश्न पत्र को लेकर के आऊँगा। इस 500 प्रश्नों को देख करके आप अपने आप को आकलन भी करेंगे और जो कुछ दिन अवशेष रहेंगे उसमें अपने आप को अच्छे से तैयारी के लिए भी प्रस्तुत कर पाएंगे। इन सब उद्देश्यों के साथ मैं आपके साथ जुड़ा था। 1 घंटे का वीडियो है, आप सभी ने इसको देखा और देख करके अपने आप को एक सुव्यवस्थित मानसिकता में ढाल लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।